जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की डिटेल्ड क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल यूनिट 2.5 है, जिसमें हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ रहे थे अपना प्रकरण 2 के हमने जो अपने कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके बारे में पढ़ लिया था। आगे के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए ही अलग से क्लास चल रही है जो कि सुबह 9 बजे लाइव होती है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कवियों में, जिसमें इसमें आज के कवि हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध एवं इतिवृत्तात्मक पद्य भी लिखे हैं। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। ये प्रकरण 2 की बात हो रही है, ठीक है। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन सम्मत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यति भंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। ठीक है। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती है। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। उनकी कविताओं में अधिकांशतः गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। फिर है जगमोहन सिंह जी, ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी, जिन्हें ठाकुर जगमोहन सिंह हम कहते हैं, अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेम चया की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा वह ध्यान देने योग्य है। उनके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो इन आचार्यों, कवियों, लेखकों के बारे में अपने इतिहास ग्रंथ में कह रहे हैं। प्रकरण 2 में संस्कृत काव्य की विशेषता एवं हिंदी साहित्य पर उसके प्रभाव। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इस कारण वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण व बिंब ग्रहण संस्कृत के प्राचीन कवियों वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में था, वह बाद के संस्कृत कवियों में नहीं रह गया। आगे चलकर मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला। मतलब संस्कृत अपना अस्तित्व खो रही थी, मतलब रचनाएं उसमें बहुत कम हो रही थी, हो भी रही थी तो वो कुछ शब्द उठाकर ही उसमें कर रहे थे। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया और षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन के लिए होता है, अर्थात
नायक या नायिका के प्रति पहले से उपस्थित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ शैली मेरेडिथ आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बढ़ती परंपरा के कारण यह प्रचार हुआ कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन दृष्टि करना ही कवि कर्म है। काव्य में दृश्य वर्णन के लिए शुक्ल जी ने भारतीय प्रणाली का अनुसरण करना ही उपर्युक्त माना है। वह लिखते हैं कि अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अतः कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संस्कृत साहित्य की अगर बात की जाए, इसमें प्रकरण आधुनिक काल के प्रकरण 2 में, तो उसमें क्या था कि संस्कृत साहित्य को पीछे छोड़ रहे थे और आधुनिक साहित्य के अंतर्गत वो लोग अपने आप को ढाल रहे थे। अगर संस्कृत में जो रचनाएं रच भी रहे थे तो वो पुराने तौर तरीके से रच रहे थे, लेकिन उनके शब्दों का शब्दों की जो संयोगिता थी वो कम सही थी, क्योंकि हर शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का, हर वर्ड मतलब हर बात के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा था, जिससे कि उसमें थोड़ा सा अलग अलग भावों का आलंबन भी हो रहा था। भारतेंदु युग का भाषाई द्वैत। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा अभी ब्रज भाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली, इसलिए वो एक भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग खड़ी बोली का भी प्रयोग कर रहे थे, खड़ी बोली का क्योंकि यहाँ पे उपयोग हो रहा था, और जो पुरानी तौर तरीके से चल रहे थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हिंदी की जो गद्य की भाषा थी वो क्या थी? खड़ी बोली थी। और कुछ लोग कविता, जैसे कविता जो लिखते थे उसमें क्या था, ब्रज भाषा का यूज़ करते थे। तो इसलिए थोड़ा सा असमंजस्य था कि एक भाषा, एक गद्य के लिए दूसरी भाषा और एक पद्य के लिए दूसरी भाषा का प्रयोग हो रहा है। खड़ी बोली। खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात ना थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सदुक्कड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। इंशा अल्लाह खां ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे हैं। इस प्रकार खड़ी बोली की 3 छंद प्राणियां उस समय भारतेंदु के पश्चात लोगों के सामने थी। हिंदी की
हिंदी के कवित्त सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। उस समय खड़ी बोली के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के संबंध में मत प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। शुक्ल जी पंडित चंद्रशेखर मिश्र के संबंध में लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहल मिश्र जी ने ही लिखे हैं। चंद्रशेखर मिश्र के बारे में ये कहा है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं प्रकरण 3, जिसमें नई धारा की बात करेंगे, द्वितीय उत्थान संमत 1950 से 1975 तक।